है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6 के वो कुछ न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल हमारा रहेगा, न्यूमेरिकल नंबर है वो 4, अंकी प्रश्न नंबर 4। तो अंकी प्रश्न नंबर देखो 4 क्या है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। तो चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। तो हमारे पास में एक परिपथ दे रखा है हमारे को कुछ इस प्रकार का, और उसमें हमारे को बोला है कि यहाँ पर एक बीच में जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर है वो एक बीच में एक एमीटर लगा है, उस एमीटर के अंदर है वो कितना धारा का मान है वो शून्य हो, तो हम R का मान है वो कितना ले, और R कहाँ पर लगा है, एमीटर के पास में R लगा है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम है। ये 20 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, ये आपका 20 ओम दे रखा है, यहाँ पर एक एमीटर लगा है और यहाँ पर एक प्रतिरोध R लगा है। ठीक है, तो हमारे को बताना है क्या है, हमारे को बताना है कि यहाँ पर प्रतिरोध R है उसका मान कितना रखा जाए कि जो एमीटर है इसके अंदर है वो कितनी धारा भाई आपकी शून्य पे है। तो यहाँ पर आपको ये देखते हुए आपको दिख रहा है कुछ ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलित अवस्था है वो यहाँ पर हो रही है नहीं हो रही है, या मतलब सेतु संतुलित अवस्था में है या नहीं है। अगर सेतु संतुलित अवस्था में हो गया इसका मतलब है वो क्या हो गया, सेतु संतुलित अवस्था में होने का मतलब फिर क्या हुआ, इसमें से धाराएं प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें से धाराएं प्रवाहित नहीं होगी तो चाहे जितना हम प्रतिरोध देख ले उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले देख लेते हैं सेतु संतुलित अवस्था नहीं होते है या नहीं है। क्या होता है, P बटा Q बराबर R बटा S। P बटा Q मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। कितना है ये 20 बटा 20 बराबर कितना है 10 बटा 10। तो क्या ये बराबर नहीं है, 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1। इसका मतलब सेतु संतुलित अवस्था में है, और सेतु संतुलित अवस्था में तो ऑलरेडी पहले से ये हो गया है, यहाँ पर है वो जो धारा है वो आपकी शून्य है। तो आप प्रतिरोध का मान चाहे कितना रखो, 100 ओम रखो 200 ओम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि चाहे जितनी मर्जी उतना रख लो, है आपकी मर्जी उतना रखो। चलो अभी हम अगला जो 500 अंक की क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो तो 500 अंक की क्वेश्चन है वो क्या है, 500 अंक की क्वेश्चन आपको देखा है कि एक विभवमापी के तार की लंबाई L है, एक विभवमापी। ठीक है, तो हमारे पास में एक विभवमापी है, तो बना लेते हैं पहले फटाफट से। तो ये हमारे पास में एक विभवमापी, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसकी लंबाई है, लंबाई ये हमारे को दे रखी है, A से B तक की लंबाई हमारे को दे रखी है, कितनी है L। ये कितनी लंबाई दे रखी है, L लंबाई दे रखी है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, L लंबाई देता है। इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट, ये कितने ये 2.5 वोल्ट की एक बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन की लंबाई L/2 प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या लगा है, द्वितीय परिपथ में क्या होगा, द्वितीय परिपथ में एक यहाँ पर सेल लगा है और उस सेल के लिए वो संतुलन की लंबाई है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और उस सेल के लिए जो संतुलन की लंबाई है वो कितनी आ रही है आपकी L/2 आ रही है। ठीक है, और कितने वोल्ट का ये 1 वोल्ट का है। 1 वोल्ट के संतुलन की लंबाई L/2 प्राप्त होती है। यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दिया जाए, प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पर बोला क्या है ऊपर सबसे पहले कि 2.5 वोल्ट की एक बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 10 ओम का प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो यहाँ पर देखो असल में जो 10 ओम है, 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब ये जो तार है ना, तार इसका प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम है। इस तार का प्रतिरोध है वो कितना है आपके पास में 10 ओम है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है सॉरी, तो ये कितना होगा आपका, ये कितना ओम दे रखा है, तार का प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, और हमारे एक अलग हमारे को यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा और उस प्रतिरोध को हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। उस प्रतिरोध मान लेते हैं वो प्रतिरोध हमारा है R डैश, कितना है R डैश, इसका प्रतिरोध है वो मान लेते हैं R, और वो कितना है 10 ओम है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बोला क्या उसने कि 2.5 वोल्ट की एक बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, तो अब 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये यहाँ पर तार के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, तार के प्रतिरोध। उसने दिया नहीं है यहाँ पर कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, देना चाहिए था उसको, कोई बात नहीं। फिर उसने बोला आगे भाई ये सेल लगाया तो इसके लिए संतुलन की लंबाई L/2 प्राप्त होगी। फिर आगे क्या पूछा उसने, यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दीजिए। प्राथमिक सेल भाई ये आपका क्या है,
ये यहाँ पर क्या आपका परिपथ है ना, तो इसमें वो ये जो प्राथमिक सेल में ये जो आर डेस यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, इस आर डेस प्रतिरोध का मान अगर दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, दुगुना कर दिया जाए तो है वो संतुलन की लंबाई, नई संतुलन की लंबाई है वो क्या हमारे को मिलेगी। अगर दुगुना कर देंगे तो यहाँ पर हमारे को विभव का पतन है वो कुछ अलग प्राप्त होगा, अलग प्राप्त होगा तो हमारे को संतुलन की लंबाई है वो कुछ अलग प्राप्त होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर अगर हमारे को डबल करना है तो पहले तो हमारे को ये निकालना पड़ेगा भाई आर डेस। अगर हम आर डेस निकालेंगे नहीं, जब तक हम आर डेस नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर विभव का कितना पतन हुआ है, और जब तक ये नहीं पता चलेगा यहाँ पर विभव का पतन कितना हुआ है तब तक हमें वो क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये आगे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा कार्य क्या रहेगा कि हमारे को आर डेस ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वही आप नियम लगाओगे, वही विभव भी जैसे करते हो वैसे करना है आपको। कैसे, तो आप यहाँ पर देखो ए और बी के मध्य कितना विभव ड्रॉप हुआ है, ए और बी के मध्य कितना विभव ड्रॉप है, मतलब आपको विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता किसमें, प्राथमिक परिपथ के अंदर। तो प्राथमिक परिपथ के अंदर विभव प्रवणता कितनी आएगी आपकी, विभव प्रवणता आपकी आ जाएगी ए और बी के मध्य विभव प्रवणता कितनी आएगी 5 बराबर क्या होता है आपका EP/L। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम EP ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर भाई ये मान लेते हैं हमारे के लिए EP ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर EP विभव का पतन इतनी लंबाई में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध एक आर डेस भी है, और जब यहाँ पर आपके पास में प्राथमिक परिपथ के अंदर जब आंतरिक प्रतिरोध आ जाता है, जब तार का प्रतिरोध आ जाता है, जब धरामापी का प्रतिरोध आ जाता है, तब हम यहाँ पर सीधा नहीं बोल सकते हैं कि ड्रॉप कितना हुआ आपका जो है वो EP हुआ है। इसके बारे में हम पहले भी बात है वो कर चुके हैं। तो मैं क्या यहाँ पर क्या बोलूंगा कि ए और बी के मध्य कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, IR वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। I मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इसके प्रतिरोध को गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वोल्टेज मिल जाएगा। इसका प्रतिरोध है R और इसमें प्रवाहित हो रही है मान लेते हैं धारा है वो I है, और बट्टा क्या लिख देंगे, इसकी लंबाई कितनी है कैपिटल L, तो ये कैपिटल L लिख दिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमारे पास में R का मान है, L का मान तो चलो लिख लेंगे, यहाँ पर है L मान दे रखा है, I का मान नहीं, तो I कैसे निकालेंगे, तो बताओ इसके अंदर इस परिपथ के अंदर I धारा कैसे प्रवाहित होगी भाई, V बराबर क्या होता है IR होता है, तो I बराबर क्या होगा V/R, मतलब कुल धारा किसके बराबर होगी, कुल धारा बराबर होगी आपकी कुल विभव और बट्टा कुल प्रतिरोध। कुल धारा चाहिए तो कुल विभव बट्टा कुल प्रतिरोध चाहिए होगा ना आपको। तो यहाँ पर क्या आएगी, कुल धारा आई है हमारी, कुल विभव कितना है, कुल विभव आपका 2.5 और बट्टा कुल प्रतिरोध कितना है, एक ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में, तो सीधा जोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे R प्लस का R डेस, तो हमारे पास में धारा कितनी आ गई, I बराबर 2.5 बट्टा R प्लस R डेस। तो यहाँ पर आप लिख दो, तो 5 बराबर आपका क्या आ जाएगा 2.5 बट्टा R का मान आपके पास में 10 प्लस का R डेस, और ये तो I का मान लिख दिया, R का मान लिख दो, R का मान फिर से लिख देते हैं कितना है, R का मान 10 है, और बट्टा क्या लिख दिया L। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एक बात छोड़ दो, आपको क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। विभव प्रवणता किससे ज्ञात होती है आपको पता है, विभव प्रवणता ज्ञात होती है आपको EP/L। अब यहाँ पर EP ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो A और B के मध्य ड्रॉप होता है उसी को तो हम बोलते हैं ना भाई, ये विभव प्रवणता होती क्या है कि L लंबाई में विभव का पतन, L लंबाई में विभव का कितना पतन हुआ है, EP नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये R डेस है, ये क्या करेगा कुछ विभव तो खुद ही यहाँ पर पतन कर लेगा ना, तो सारा विभव यहाँ पर तो पतन होने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर IR लिखा है, उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। I का मान हमने निकाल लिया, R और L ऐसे कैसे पड़े हैं, और यहाँ से हमारे पास में 5 आ गया। अब हमारे को चाहिए क्या, अब यहाँ पर देखो, अब क्या हमारे इससे R डेस निकल जाएगा, क्या हमें 5 पता है, नहीं पता है, क्योंकि अगर 5 पता हो गया तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो भाई हमारे को पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर नीचे वाले में देखो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि इस 1 वोल्ट के लिए यहाँ पर संतुलन की लंबाई कितनी है L/2। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 1 बराबर होता है 5 इंटू जो L/2। कैसे, कि जब हम क्या लिखते हैं इसका वोल्टेज E है, तब मान लेते हैं कि यहाँ पर E है, तब जो धारामापी है उसमें आपके जो आपका ये शून्य विक्षेप आया वो L1 लंबाई पे आया है, तो E है वो किसके बराबर होता है भाई, हमारे को L1 लंबाई में जो वोल्टेज है वो इसके बराबर हुआ, तभी तो धारामापी में शून्य विक्षेप है ना। तो L1 लंबाई वोल्टेज निकालो कैसे भाई, एकांक लंबाई में आपका वोल्ट जो विभव प्रवणता है वो आपकी 5 है, तो आपको 5 से गुणा कर दोगे, L1 से गुणा कर दोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। तो आप E को E बराबर लिख सकते हो 5 इंटू L1, यहाँ का वोल्टेज कितना है 5 इंटू L1, और वो किसके बराबर है, यहाँ के वोल्टेज के बराबर है, तभी यहाँ पर क्या आया आपका शून्य विक्षेप आया। तो मैं यहाँ पर E बराबर 5 इंटू L1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, E बराबर 5 इंटू L1 लिखने का मतलब क्या हुआ, E क्या आपका E का 1 वोल्ट,
एक बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई इंटू L1 का मान कितना है, L1 का मान है L/2 भाई उसने बोल दिया है कितना है L/2 है। अब यहाँ से फाइव बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फाइव बराबर हो जाएगा 2/L, फाइव बराबर कितना हो जाएगा 2/L। अब यहाँ पर देखो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 है उसको क्या कर दो आप यहाँ पर बराबर कर दो भाई, यहाँ पर फाइव है यहाँ पर भी फाइव है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो बराबर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से लिखो क्या आएगा 2/L, पहले सही तो क्या देख लेते हैं 2 पर जाएगा L नहीं चलेगा सही है ठीक है 2/L, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 2.5/10 प्लस का r डैश और 10/L। अब यहाँ पर देखो L से L कैंसिल हो गया, तो हमारी एक राशि कौन सी बची यहाँ पर केवल r डैश ही तो बची ना, और यहाँ से हमारे पास में r डैश का जो मान है वो हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखो r डैश का मान हम निकाल देंगे, तो कितना आएगा देखो आपके पास में r डैश का मान है, तो पहले इसको 10 को नीचे भेज दो यहाँ पर, तो 10 को नीचे भेजोगे तो कितना आएगा 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 2.5/10 प्लस का r डैश, इसको वापस से आप क्या कर दो इस साइड भेज दो, तो इस साइड भेजोगे तो क्या आएगा आपके पास में 10 प्लस का r डैश बराबर 5 इंटू 2.5, 5 इंटू 2.5 हो गया ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में r डैश बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2.5 और माइनस का 10, तो कितना आंसर आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 10 और 5 25, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा r डैश का है वो 2.5, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में r डैश का मान 2.5 है, और आप कैलकुलेशन कर लेगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ठीक है। 5 को इससे गुणा करोगे फिर इसमें से घटा देना, फिर 2.5 को इससे गुणा करो फिर इसको में से घटा दोगे, तो आपके पास में वो आंसर है r डैश का मान आ गया। अब हमारे पास में तो r डैश का मान है, अब हमारे को बोला क्या गया r डैश का मान कितना है आपका 2.5 ओम है, हमारे को बोला है कि आपको वो क्या करना है, आपको इस 2.5 को डबल करना है, डबल करने के बाद में फिर आपके पास में ये जो संतुलन की लंबाई जो L1 हमने लिखी है यहाँ पर वो L1 कितनी आएगी। अब अगर जैसे इसका मान डबल कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ की विवरणता भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसको डबल करते हैं यहाँ पर भी वो ज्यादा पतन होगा, तो हमारे को यहाँ पर अलग अलग जो अलग मान की है वो क्या मिलेगी विवरणता मिलेगी, अलग मान की विवरणता मिलेगी, तो हमारे को यहाँ पर अलग मान का है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो लंबाई है वो संतुलन की मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्रतिरोध R डैश को दुगुना करने पर तो प्रतिरोध जो R डैश है उसको हम दुगुना करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध R डैश को दुगुना कर दो, दुगुना करने का मतलब यहाँ पर कितना प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा आपका 5 ओम, कितना प्रतिरोध हो गया आपका 5 ओम है वो प्रतिरोध हो गया। अब हम वापस से सारी चीजें नहीं निकालते हैं ठीक है, नई चीजें हम निकालते हैं। 5 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध, क्या यहाँ पर हम विवरणता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारी विवरणता क्या मानेंगे, फाइव तो मान चुके थे, 5 डैश मान लेते हैं। 5 डैश से वो किसके बराबर होगा, 5 डैश से वो बराबर होगा, क्योंकि मैं अभी भी नहीं लिख सकता हूँ कि EP/L होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिरोध है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा IR/L। अभी भी मैं ये लिखूंगा। आई का मान कैसे निकालेंगे, तो आई का मान आपके पास में निकलेगा 5 डैश बराबर आई का मान निकलेगा आपके पास में कुल विद्युत बल कितना है आपके पास में, कुल विद्युत बल है 2.5, प्राथमिक परिपथ की बात हो रही है बटा कुल विद्युत बल भाई V बराबर IR, तो मतलब V/R, तो कुल विद्युत बल बटा कुल प्रतिरोध कितना है 10 प्लस का कितना है 5, 10 प्लस का 5, और ये आ गया आपके पास में I, और इसको किससे गुणा कर दो 10/L से, तो ये आ गया आपके पास में 5 डैश का मान। अब मान लो आपके पास में संतुलन की लंबाई है, वो संतुलन की लंबाई आप यहाँ पर निकालोगे, तो ये अब जो आपका वोल्टेज 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट है वो बराबर होगा 5 डैश इंटू L1 के बराबर होगा, 5 डैश इंटू L1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 बराबर 1 है वो किसके बराबर होगा 5 डैश का मान क्या है ये 2.5/15 और इंटू 10/L, ये 5 डैश हो गया, और इंटू क्या कर दूंगा मैं, इंटू कर दूंगा मैं L, इंटू क्या कर दूंगा मैं L1, ठीक है L1 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे को किसका मान निकालना है, यहाँ पर हमारे को ये तो चाहिए भाई, हमारे को चाहिए L1 ही चाहिए, फिर L1 कितनी है वो आएगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो L1 कितनी आएगी आपकी, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आएगा, इसको 10 से गुणा कर दो तो कितना आ गया ये आ गया 25/15 और इंटू L1/L। तो अब देखो आ गया आपके पास में क्या होगा 25 बटा कितना हो गया 15 हो गया,
तो यहाँ से आप जब L1 निकालोगे, तो L1 जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो 25/15, तो कितना आ गया यहाँ पर, L साइड में भेज दो, यहाँ पर L साइड में चला गया और क्या गया इंटू 15/25, तो 15/25 को क्या लिख सकते हो, L इंटू 15/25 हो जाएगा 0.6, तो L1 कितना आ गया आपका 0.6 L। ये आ गई आपकी नई संतुलन की लंबाई, कितनी आ गई 0.6 L है वो आपकी नई संतुलन की लंबाई आ गई। तो हमने किया क्या यहाँ पर, सबसे पहले वो जो हमारे को कंडीशन दे रखी थी उसके अनुसार हमने वो क्या किया, यहाँ पर विभव प्रवणता निकाली, ठीक है। विभव प्रवणता निकालने के बाद हमने जो नीचे वाली विभव प्रवणता उसको यहाँ पर हमने और इसको विभव प्रवणता को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हमारे पास में जो हमने ये प्रतिरोध दिखा था वो R' से उसका मान आ गया, फिर हमने उसको दुगुना कर दिया। दुगुना करते हमारी विभव प्रवणता सारी चेंज हो जाएगी। तो विभव प्रवणता चेंज होगी तो हमने इसकी विभव प्रवणता इसकी विभव प्रवणता चेंज करके यहाँ पर लिख लिया और हमारे पास में नई संतुलन की लंबाई आ गई 0.6 L है वो आ गई। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन है वो क्यों है वो करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि इसमें 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। इसका मतलब उसने वो बोलना चाह रहा है कि तार है उसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम का है। एक जो अन्य प्रतिरोध है वो हमें R' मानना पड़ेगा और उसका मान निकालना पड़ेगा पहले और फिर उसको हम डबल कर सकते हैं और ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं कि आप 10 ओम का प्रतिरोध लगाओ और फिर उसको डबल कर दो और फिर मान निकालो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारा अंकिक प्रश्न है 5वां जो इंपोर्टेंट अंकिक प्रश्न है उसको हमने कर लिया। बाकी का अंकिक प्रश्न है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे।